हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्जाम अभी अभी फिलहाल में हुआ है। तो उसी प्रीलिम्स के एग्जाम में दूसरा पेपर होता है सीसेट का। उसमें बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन आए थे और उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चे इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे लोग ये बोल रहे थे कि सर, जो सीसेट का पेपर था, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ी टफ आ गए थे। बच्चे, टफ और इजी वही चीज होता है कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वो आपको आसान लगेगा और नहीं पढ़ा हुआ है तो वही चीज टफ लगेगा। तो टफ और इजी कोई चीज होती नहीं है, पहली बात। हाँ, दूसरी चीज ये कह सकते हैं, हाँ सर थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लग रहा। बट मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपको सीसेट क्वालिफाइंग था तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे। अगर आपने हिंदी और छत्तीसगढ़ी और रीजनिंग का भाग अगर आपने किया होगा तो आपका क्वालिफाई हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का उद्देश्य मेरा क्वालिफाई करवाना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी भी अब आपका इस लेवल के क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे अगर आप एसीएफ का पेपर देंगे, प्रीवियस जो हुआ था, और अभी जो सीजीपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें एक चीजें देखी जा रही है कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन बकायदा पूछे जा रहे हैं, जो जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते थे, जनरली व्यापम में पूछे जाते थे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन एग्जाम में देखेंगे तो वहां पे बकायदा ऐसा ही क्वेश्चन आता था मेंस में। वो भी एसएससी के प्रीलिम्स में नहीं बच्चे, सीजीएल के प्रीलिम्स में नहीं, मेंस, बल्कि प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जब 2017 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान थे। बट जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसके लिए आसान था, जो नहीं पढ़ के गया होगा उसके लिए तो ये पहाड़ था। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, गुजारिश इतना करूंगा कि अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि व्यापम में इजी आता है, ये मत सोचिए कि पीएससी में इजी आता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एक बढ़िया रहता है। आप हमेशा कंसेप्ट पे काम कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इजी लगेगा। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को हमेशा बच्चे नहीं बना पाएंगे, हमेशा टफ लगेगा। ठीक है, इसलिए अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा, अपने स्तर को बढ़ाइए बच्चे, और बेहतर तरीके से पढ़िए। अगर आप लाइव क्लासेस मेरा करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी बिलासपुर में चलती हैं। तो चलिए बच्चे, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ इनके क्वेश्चंस को कराते हुए। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे, कुछ क्वेश्चंस आए थे। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन था, और चैप्टर में आने के बाद कौन सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना था, उसी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड्स होते हैं। मैं आपको मेन मेथड बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लगाना था। ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, ये अगर आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, और जो जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो भी देख लीजिए, जो एसआई का पेपर देने वाले हैं वो भी देख लीजिए कि इस लेवल की तैयारी आपको करने की आवश्यकता है, तभी आप एसआई के मेंस में, क्योंकि एसआई के मेंस में आप ये मत सोचिएगा कि प्री में इजी क्वेश्चन आए थे तो मेंस में भी इजी मिलेंगे। बच्चे, प्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछना था, मेंस में भर भर के क्वेश्चन पूछना है पेपर 3 में, तो क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, वहां भी एडवांस मैथ्स आएगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको वास्तविकता से पहले ही बता दे रहा हूं कि ऐसा है दोस्त, आप पहले से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 72 लीटर पानी से भरा एक बर्तन। तो पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझा देता हूं। एक बर्तन है बच्चे, उसमें कितना लीटर पानी भरा हुआ है? 72 लीटर। ठीक है, 72 लीटर पानी भरा हुआ है, पानी निकाला गया बर्तन से, कई लीटर पानी, कुछ लीटर पानी निकाला गया, कई लीटर मतलब कुछ सर्टेन क्वांटिटी आपने क्या किया, 72 लीटर यहाँ पे क्या था, वाटर था पहले। इसमें से आपने क्या किया बच्चे, वाटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कुछ मात्रा निकाल लिया। मान लो आपने x लीटर वाटर निकाल लिया। यहाँ पे x लीटर की जगह मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं m लीटर। कितना निकाल लिया आपने? m लीटर निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया? वाटर निकाल लिया। अब उसके बाद उसमें क्या डाल दिया बच्चे? मिल्क डाल दिया। क्या ऐड कर दिया? मिल्क। जैसे आपने इस वाटर को निकाल लिया, m लीटर वाटर को निकाल लिया, और उसकी जगह m लीटर क्या डाल दिया? मिल्क डाल दिया, ताकि क्वांटिटी उतनी ही रहे, कम न दिखे। ठीक है, उसके बाद यही प्रक्रिया, जब आपने ऐसा किया तो एक बात बताओ कि पानी से पानी निकाला और उसकी जगह मैंने दूध डाल दिया, तो अब वो पानी नहीं बचा, अब वो मिक्सचर बचा। क्या बचा? मिक्सचर। अब जो मिक्सचर बचा है उसमें फिर से उतनी ही मात्रा में मिक्सचर निकालता हूं और उसकी जगह अगेन में क्या मिला देता हूं बच्चे? दूध मिला देता हूं। ये क्वेश्चन में कहा है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब फाइनल बच्चे वाटर की मात्रा बता दिया कि फाइनली बच्चे परिणाम स्वरूप बर्तन में शुद्ध पानी, केवल पानी की मात्रा कितनी बचती है? 32। पहले कितना रहता है? 72।
ये 2 बार प्रक्रिया की है, जिसके कारण पानी कम हो गया, मात्र कितना बच गया 32 लीटर। तो सवाल ये पूछा है कि आरंभ में पानी कितना निकाला गया, मतलब स्टार्टिंग में जब आप पानी निकाले थे ना तो कितना मात्रा आपने पानी निकाला था, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे मिक्सचर एंड डेलीगेशन जब आपको पढ़ाया जाता है तो ये कंसेप्ट बताया जाता है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन और रेशियो दोनों में। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक रेशियो से भी करवाया जा सकता है और एक डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो पूछे, अनुपात पूछे, जो बच्चे मुझसे पढ़े उन्हें याद होगा कि जब भी रेशियो, अगर आपको रेशियो पूछे क्वेश्चन में तो रेशियो मेथड से करिए, लेकिन अगर क्वांटिटी पूछे तो आप रेशियो मेथड से ना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका जवाब आसानी से मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को करके मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चे तो करेंगे कैसे, यहाँ पे समझिएगा आप लोग किस तरीके से हमें इसका जवाब देना है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, यहाँ पे 72 लीटर के बारे में जो भी था, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या होता है, मतलब मूल्य द्रव्य की बची हुई मात्रा, मूल्य द्रव्य की बची हुई मात्रा, जिसको बोलते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मूल्य द्रव्य की बची हुई मात्रा, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मतलब मूल्य द्रव्य की बची हुई मात्रा। यहाँ पे मूल्य द्रव्य क्या है, वाटर है, मूल्य द्रव्य क्या है, वाटर है, क्योंकि स्टार्टिंग के बर्तन में वाटर रखा था, उसी को मूल्य द्रव्य बोलेंगे। तो मूल्य द्रव्य में बची हुई मात्रा के बराबर होता है मूल्य द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है मूल्य द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा, 1 माइनस m अपॉन c की पावर n होता है। m क्या होता है बच्चे, अब यहाँ पे m होता है जितनी मात्रा आप निकाल रहे हैं, रिप्लेसमेंट क्वांटिटी, जितना निकाल रहे हैं और उसकी जगह उतना डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट क्वांटिटी, प्रतिस्थापन की मात्रा। और c होता है बच्चे बर्तन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो एक चीज याद रखना, ये दोनों कई बुकों में सेम दिया रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे जो प्रारंभिक मात्रा थी, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चे, 72 लीटर पानी भरे बर्तन में, मतलब बर्तन में इतना पानी भरा था, मतलब बर्तन की क्षमता भी 72 लीटर थी और पानी स्टार्टिंग में कितना था, 72 था। तो यहाँ पे बच्चे जो मूल्य द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा होगा और बर्तन की जो क्षमता होगा वो दोनों बराबर होगा। कुछ क्वेश्चन में बराबर होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बराबर है। इसलिए बहुत सारे, जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह बुक पढ़ोगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिख देता है, ठीक है ना। तो इससे बच्चे इस चीज को समझना, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें सेम होगा, क्योंकि प्रारंभिक में बर्तन में क्षमता कितनी थी, 72 लीटर, तो बर्तन की भी क्षमता बच्चे 72 लीटर ही होगी, जितना पानी होगा, ठीक है। तो ये एक्स और सी दोनों सेम होगा, और एम आपको निकालना है, कितना मात्रा आप यहाँ पे निकाल रहे थे। एन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोसेस, कितनी बार ये प्रक्रिया कर रहे थे, तो आप 2 बार किए हैं। कितनी बार की है, 2 बार। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, मूल्य द्रव्य की बची हुई मात्रा कितना है बच्चे, 32 लीटर है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना बच्चे, 32 लीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 32, तो ये आपने लिख लिया 32 लीटर इज इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा कितना था बच्चे, 72 था, तो 72 लिख लीजिए। 1 माइनस m आपको निकालना है, और c भी बच्चे कितना होगा, 72 होगा। 2 बार प्रोसेस तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसको काट दो, देखो कट रहा है, 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 9 72 हो जाएगा। तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 9, ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और ये 1 माइनस m अपॉन 72 क्या हो जाएगा, 1 माइनस m अपॉन 72, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, 2, और नीचे में क्या आ जाएगा, 3। तो यहां लिख देता हूं बच्चे, ये ऊपर में आ गया 2 बटे क्या हो गया 3, 4 का रूट करेंगे तो 2, और 3 का रूट करेंगे तो सॉरी 9 का रूट करेंगे तो 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस m अपॉन 72, ठीक है। अब बच्चे 2 अपॉन 3 उधर जाएगा, 1 में से माइनस होगा तो 1 अपॉन 3 बचेगा, इधर आ जाएगा तो m बटे 72, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, और 3 चौके कितना हो गया, 12। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 24, 24 इंटू 1 हो जाएगा तो 24। तो 24 लीटर बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आई थिंक ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर होगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन में, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे आपके सामने अब अगला क्वेश्चन, तो ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 7 की पावर x माइनस, ये बच्चे घातांक और करने का क्वेश्चन था, सर्व्स और इंडिसेस इसको बोलते हैं। बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। 7 की पावर x प्लस 1 है, आपको पता होगा x की पावर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर m प्लस n हो, इसका मतलब होता है x की पावर m अलग से लिख लीजिए और x की पावर n अलग से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 की पावर x प्लस 1 है, मतलब 7 की पावर x तो है ही, और साथ में क्या है बच्चे, 7 की पावर 1 भी है, माइनस यहाँ भी 7 की पावर x है, और 7 की पावर क्या है बच्चे, साथ में माइनस 1 है।
इज इक्वल टू क्या है बच्चे 2352। क्लियर है ना। अब 7 की पावर x को आप कॉमन ले लेंगे तो 7 बचेगा, -1/7 हो जाएगा और ये हो गया 2352। अब बच्चे बस इसको सॉल्व करना है, तो ये 7 की पावर x रहने दो, इंटू ये क्या हो जाएगा 7 7 49 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 48/7 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा बच्चे 2352। अब बच्चे इसको कैंसिल करना हो तो कर दो। देखो किससे कट रहा है बच्चे, 7 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कट रहा है 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। इसको थोड़ा सा आगे इधर शिफ्ट करा देते हैं। ठीक है, ओके, 4 12 जा हो गया, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32। ठीक है, अभी भी कट रहा है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया और 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 9 27, 49 आ गया। तो 7 की पावर x है, तो ये वाला 7 उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2। 7 के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहेंगे 7 की पावर 1 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है बच्चे, कितनी आ गई है 3। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आपको पता चल चुका है, तो बस बच्चे आपसे पूछा है 5 की पावर 2x, तो 5 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 6, जो कि होता है 15625। ये हो जाएगा बच्चे जवाब। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते थे ये दोनों क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जो अगला क्वेश्चन आया था बच्चे, वो आया था कंपाउंड इंटरेस्ट से। किससे आया था बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज से। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, फॉर्मूला लगा रहे थे, बट मैंने आपको एक बात बताया था डायरेक्ट, ठीक है, क्लास में, कि कभी भी बच्चे अगर आपको रेट परसेंट पूछे, जैसे इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले समझ लीजिए। आपको क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, कितने वर्षों में। प्रिंसिपल दे दिया है बच्चे 125 प्रिंसिपल दे दिया है। रेट परसेंट दे दिया है कितना बच्चे, 16%, वो भी कैसा दिया है बच्चे, वार्षिक दिया है। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाता है, ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाता है। हो जाने का मतलब अमाउंट के मिश्र धन है 157464, ये हो गया। ठीक है, ये दिया है। आपको बोला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की रूप संयोजित हो, अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, रेट परसेंट हाफ ईयरली हो, तो आपको बताना है कि यहाँ पे टाइम बताना है कि यदि ब्याज का दर क्या, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है, मतलब ये क्या है, हाफ ईयरली के केस में सारी चीजें हुई हैं, तो आपको बताना है बच्चे कि कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली बता दिया है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि एक साल में पर एनम मतलब एक साल में 16% है, तो 6 महीने में कितना होगा, हाफ ईयर मतलब होता है 6 महीना, तो ये 16 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 8% पर हाफ ईयर। ठीक है ना। और मैंने आपको एक बात बताया था, कभी भी टाइम पूछे तो आप एक काम डायरेक्ट किया करो, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट किया करो। तो ध्यान से देखिएगा, 8% का मतलब होता है 8 बटे क्या बच्चे 100। ठीक है, तो ये 6 महीने में इतने परसेंट का ब्याज मिलता है। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100, तो ये आ जाएगा 2/25। तो ये ब्याज का दर जो है बच्चे वो क्या है, 2/25 है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 के मूलधन में ब्याज कितना मिल रहा है, 2। ठीक है, 25 के मूलधन में ब्याज मिल रहा है 2, कितने में, एक हाफ ईयर में। कितने हाफ ईयर में, एक हाफ ईयर में। तो 25 में 2 का ब्याज है, तो ये बताइए मिश्र धन कितना हो जाएगा, 25 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 27। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है ना, एक हाफ ईयर में कितने में बचे, एक हाफ ईयर में रेशियो कितना है, अमाउंट कितना है 27 और मूलधन कितना है 25। क्लियर है, एक हाफ ईयर में ये रेशियो बनता है। तो सवाल ये है कि ये बताइए कि यहाँ पे जो अमाउंट और प्रिंसिपल है उसको अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट ये प्रिंसिपल है, ये कितने हाफ ईयर में बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल का हम लोग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 125,000 और अमाउंट कितना है बच्चे 157464। ठीक है ना, इसको कैंसिल आउट कर देना बच्चे। इसको कैंसिल आउट कर दोगे, किससे कट जाएगा 8 से, तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, क्योंकि आखिरी में 3 जीरो होते हैं तो 8 से कटता है, याद रखना। और आखिरी के 3 अंक अगर 8 से जाते हैं तो पूरी संख्या 3 से जाती है, तो यहाँ का 3 अंक भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। ठीक है, तो 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, 4 और 5, तो 8 पंचे 40 हो गया, 5 और 0 50 है, 8 छक्के 48, 2 और 0 8 19 16, 8 पंचे 40, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 एकम 8 हो गया बच्चे। ठीक है, कितना बच गया 7 बच गया, 7 और 7 77 है, 8 9 72, 5 और 4 हो गया 54। तो 54 का मतलब हो गया बच्चे कितना, 8 के पहाड़ा में अगर जाएंगे तो 8 7 56 होता है। ठीक है, तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 66, 66 हो गया, और 66 हो गया, और 8 के पहाड़ा में जाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, 8 9 72 है, 8
8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 है 8 से 8 3 24, ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। ये ऊपर आ गया और ये इधर आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये बताइए कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आपके हिसाब से कितना था बच्चे? 25 नीचे था और ऊपर में कितना था? 27 था। तो ये जरूर बच्चे 27 के पावर के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा और ये 25 के पावर में बिल्कुल है। आप देख भी सकते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कभी भी याद रखना, ऐसा कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ये 27 की पावर में अगर आप जाएंगे, ठीक है, और ये किसकी पावर में बच्चे? 25 के। तो 25 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो मतलब पावर क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा बच्चे? 3 हाफ ईयर। कितने हाफ ईयर बच्चे? 3 हाफ ईयर, क्योंकि एक हाफ ईयर में बच्चे 27/25 हो रहा था, तो 3 हाफ ईयर में 27/25 का पावर 3 हो जाएगा। ये पावर 3 करेंगे जितना ही आएगा, पावर 3 करेंगे, 25 का पावर 3 करेंगे तो वो 15625 आएगा। तो 3 हाफ ईयर का मतलब होता है बच्चे कितने साल? तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। और 3 हाफ ईयर कितने साल में होंगे बच्चे? 1.5 साल में। कितने साल में? 1.5 साल में। तो आपको समय पूछा था तो सिंपल सा जवाब आ जाएगा बच्चे, क्या? 1.5 साल। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा आराम से बताया है आपको समझाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये था बच्चे हमारा तरीका, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो दिमाग में पहले से होना चाहिए। रेट निकालना हो तो भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं, टाइम निकालना हो तब भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। The radii of two concentric circles are 12 cm and 37 cm respectively. ठीक है। The chord of larger circle is tangent to smaller circle. ठीक है। Find the length of chord. तो सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा दोस्त इसमें। तो एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, एक सर्कल बना लो। ये है सर्कल, ठीक है। और कितने सर्कल बनाने हैं? 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। ये हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना लिए, क्लियर है। तो ये बच्चे हमने 2 सर्कल बना लिए। अब इसमें बोला क्या है? द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल 12 और 37 दिया है। तो इनका रेडियस दिया है, एक का 12 है और एक का कितना है? 37 है। द कॉर्ड ऑफ, कॉर्ड मतलब क्या होता है बच्चे? जीवा है। तो बड़े वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त का क्या है बच्चे? वो टेंजेंट है। तो ये इस तरीके से ड्रॉ कर लो आप, ये एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है बच्चे? बड़े वृत्त का क्या हो गया? कॉर्ड, और छोटे वृत्त का क्या हो गया? जीवा, ये बच्चे। और इसमें यही पूछा है कि जीवा की क्या लगानी है? लेंथ निकालनी। अब आप ये बताओ, ये आपके पास है, ठीक है, रेडियस दे दिया है आपको, ओके। अब ये बताओ यहाँ पे, और बड़े सर्कल का भी रेडियस दिया है, कितना दिया है बड़े सर्कल का? 37। और ये कितना दिया है बच्चे? 12 दिया है, क्लियर है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि ये वाला लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं? ये दोनों रेडियस दिया हुआ है आपको, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो आप 37 का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, इसका ओ रख देते हैं, इसका ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, तो अगर आपको ए बी निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता अंडर रूट ऑफ 37 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 37 माइनस 12 और 37 प्लस 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो 37 प्लस 12 करोगे तो 9 हो गया, 4 49 हो जाएगा, माइनस 12 करोगे तो 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 25। तो ये आ जाएगा 7 इधर से, इधर 5, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। पूरा जीवा निकालना था तो 35 का क्या हो जाएगा बच्चे? डबल हो जाएगा, यहाँ से 35 तो ये भी 35, 35 35 कितना हो जाएगा? 70। और यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? जवाब। तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया था एग्जाम में वो देखते हैं। जैसे एक संख्या को 9 से गुणा करने की बजाय 9 से भाग दिया गया, मतलब कोई संख्या था, इससे आपको कितने का गुणा करना था? 9 से, लेकिन आप गलती से इसी 9 से क्या कर दिए बच्चे? भाग दे दिए। ये आपको करना था लेकिन गलती से आपने ये भाग दे दिया, तो परिणाम स्वरूप जो भी एरर आया है, जो त्रुटि आया है, उसका प्रतिशत बताया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो आप n अपने से मान लो कि संख्या कितना था, तो आप ये देखो ऐसा n मानना जो n से 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम अपने से मान लेते हैं कि n कितना था हमारा, जो ओरिजिनल संख्या था 9, उसमें 9 का गुणा करना था। तो 9 गुणा 9 अगर हम करते तो कितना होता है? 81। मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए था ओरिजिनल में? 81, लेकिन हमारा आ कितना रहा था? 1/9 हम 9 का कर दिए थे, जिसके कारण कितना आ रहा था? 1। तो ये हमारा एरर था, ये त्रुटि था। तो हमारा आना कितना चाहिए था? 81, और हमारा गलती से आ कितना रहा था? 1। आना चाहिए 81, आ रहा था 1। कितने का एरर था? 80 का। 80 बच्चे यहाँ पे कम आ रहा था। कितने में आ रहा था? ओरिजिनल नंबर नीचे लिखते हैं, 81 करेंगे इनटू क्या कर देंगे? 100। तो बच्चे बस अब इसको डिवाइड कर दो, आसानी से जवाब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है? 80/81, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। ये 80 हो गया, मतलब ये हो गया 8000, 81 से भाग देना है,
9 जा होगा, क्योंकि सबके ऑप्शन में पहले में 9 दिया है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, ये हो गया 30 और उधर से हो गया तो ये हो गया बच्चे 71। क्लियर है ना? और ये 710 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 81 का कितने का गुणा करें, तो सबसे पहली बात 1 का तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। सीधा सा बच्चे 8 का करके देखते हैं। 8 का करेंगे तो 8 एकम 8, 8 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 9 तो था नहीं, तो ये बच्चे जरूर यही वाला जवाब होगा, बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। 98.77% ये जवाब आना चाहिए। तो थोड़ा सा स्किल भी यूज करना है बच्चे एग्जाम में, तब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले इसको ध्यान से देख लें, फिर आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था बच्चे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, देखो देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सभी को? हाँ दिख तो रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अभी क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक बच्चा, देखो अभी लाभ हानि का ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो बच्चे लोग को नहीं बनता, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो केवल फॉर्मूला वॉर्मूला रटे हैं, कुछ नहीं रटना होता, कंसेप्ट को यूज करोगे तो हमेशा क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। तो जो अंकित मूल्य बचे वो कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक रखता है, तो हम मान लेते हैं लागत मूल्य कितना, हम अपने से मान लेते हैं, यहाँ पे लागत मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, 100 है। अंकित मूल्य कितना रखता है बच्चे, 40% अधिक रखता है, तो इसका एमआरपी 40% बढ़ा के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, यदि वह छूट को 6.5% से बढ़ाकर 15.5% कर देता, मतलब वो पहले डिस्काउंट कितने का देता था, 6.5% का। ठीक है, फिर कितने का देने लगा, बढ़ा दिया, डिस्काउंट ज्यादा देने लगा, 15.5% का। ठीक है, तो लाभ इतना कम हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम अधिक ज्यादा डिस्काउंट देने लगोगे, डिस्काउंट बढ़ा दोगे, एमआरपी वही रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, तुमको सीधा सा प्रॉफिट कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये बताओ कि प्रॉफिट जो कम हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, कि डिस्काउंट तुमने ज्यादा दे दिया। कितने डिस्काउंट ज्यादा दिया है ये बता दो, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 9% का। कितने परसेंट का, 9% का। और 9% कितने का है बच्चे, 140 का। ठीक है, तो 9% 140 का अगर आप निकालते हैं तो बच्चे 9% 140 का मतलब होता है 9/100 गुणा 140। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा बच्चे, ये जो भी संख्या आएगा, ठीक है, ये तो माना हुआ वैल्यू है ना, हमने 100 मान के चल रहे थे, तो ये किसके बराबर होगा, ये 378 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी इतना ही कम होगा। जितना ज्यादा डिस्काउंट मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा उतना ही प्रॉफिट मेरा कम होगा, तो इतना ज्यादा डिस्काउंट मेरा बढ़ रहा है, इतना डिस्काउंट बढ़ रहा है तो उतना ही प्रॉफिट कम होगा। कितने के बराबर होगा, 378 रुपए के बराबर। कंपैरिजन कर लो, ये रेशियो है और ये एग्जैक्ट वैल्यू भी, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, इकाई से कंपैरिजन करना, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल होगा, एक रेशियो की वैल्यू मुझे निकालना है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 378 है, इंटू क्या हो जाएगा 10, और ये बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, 9 और 14 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 40 नीचे आ गया। क्लियर है? बस बच्चे अब एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगा, और ये किसमें आ जाएगा, रुपए में। इसको कैंसिल कर दो, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 4 जा 36 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 14 3 42 हो गया, तो एक का मान कितना आ गया बच्चे, 30 रुपए। ये आ गया जवाब। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना आ गया बच्चे, 30 रुपए। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लियर होगा। ठीक, अब आपसे पूछा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 27% का डिस्काउंट देता, 27% का, तो बताइए उसको कितने का लाभ होता। तो एमआरपी कितना था बच्चे, 140 था, इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट देता बच्चे, 27% का। 27% कम करके बेचता, तो ये बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, पहले तो ये बताओ। तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 27% कम करके बेचना है, तो देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 27% कम कर दिए तो बचेगा कितना बचे, यहाँ पे 100 में से 27 कम करोगे तो ये बचेगा आपका 73%, है ना। 73%, कितना बचेगा, 73%। 73% किसका बचेगा बच्चे, 140 का, क्योंकि 140 का 27% तो डिस्काउंट में चला गया, तो बचा इतना, तो ये सेलिंग प्राइस होगा। ओके यहाँ तक, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको प्रॉफिट का मूल्य बताना है, कितने रुपए का लाभ, तो एक रेशियो का मान कितना है, 30 है। तो आइए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सीपी आपका कितना है बच्चे, 100 है। ठीक है, और एसपी कितना है आपका, ये 0 0 चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
ये एसपी कितना है 73 इंटू 14 अपॉन कितना है बच्चे 10 है। ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप चाहे तो निकाल लीजिए। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 73 इंटू 14 अपॉन 10 माइनस क्या हो जाएगा 100। तो बस बच्चे माइनस कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे 73 इंटू 14 कर लीजिए, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो तो 1022 आएगा, माइनस 1000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 10। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22/10। इतना रेशियो आ गया। एक का मान कितना है बच्चे 30 है, तो 22/10 का मान कितना होगा, तो सीधा 22/10। ये 22/10 आया ना, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। तो ये कितना आ गया 22/10 आ गया। और एक का मान कितना 30 है, तो 22/10 का मान कितना होगा, तो 22/10 गुणा 30 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 66 रुपया बच्चे आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि हल्का एकदम हलवा पूरी वाला क्वेश्चन था। मतलब ये था कि आपको दिमाग लगा के इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई फॉर्मूला वॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगले में चलते हैं बच्चे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्चुअली क्या है ना, आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है, तो मैं हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन ना कराऊं, सेकंड पार्ट में पूरे करा दूंगा। ठीक है, तो आइए इस पे पहले चल लेते हैं। अ लोन इज टू बी रिटर्न इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक लोन लिया गया है, उसको 2 किस्तों में आपको वापस करना है। ब्याज का दर दे दिया है कितना परसेंट, 15% वार्षिक है। ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, ईयरली है। और प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट दे दिया है बच्चे 5819। ये इंस्टॉलमेंट है बच्चे, ये किस्त है। क्या है बच्चे, ये किस्त है। किस्त कितने की बनी है 5819, और 2 किस्तों में आपने चुकाया। ठीक है, 2 किस्तों में आपने चुकाया है। ठीक है, तो ये बताइए कि कुल ब्याज कितना लगा है आपका, मतलब क्या है कि आपको ब्याज कितना देना पड़ा है। तो एक बात बताओ, आप लोगों ने कितना पैसा रिटर्न किया है, तो किस्त में तो 5819 किया है, और ऐसे कितने किस्त किए हैं, 2 किस्त किए हैं। तो आपने टोटल पैसा कितना वापस किया है ये देख लेते हैं। तो 2 9 18 हो गया। ठीक है, और 2 और 1 3 हो गया, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11। तो इतना रुपया आप लोगों ने रिटर्न किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपने उधार कितना लिया था। तो उधार जितना लिया था और जितना आपने रिटर्न किया है, दोनों का डिफरेंस ही तो बच्चे क्या होगा, जो आपको ब्याज देना पड़ा। तो आपने उधार कितना लिया है, मतलब कितना उधार था, उसको निकालने के लिए हम लोग बेसिक तरीका लगाते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। तो 15% को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 5 के 15 और 5 20 क्या हो जाएगा 100, तो 20/3 हो जाएगा। तो किस्त निकालने के लिए एक डायरेक्ट तरीका मैंने सीआई में पढ़ाया था कि 20 अगर हमारा मूलधन है तो ब्याज के साथ हमें कितना देना पड़ना चाहिए, 23 देना पड़ेगा। ठीक है, किस्तों में। और फिर उसके बाद दूसरे साल है तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 23 का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। अगर तीसरा किस्त होता तो क्यूब हो जाता, चौथा होता तो पावर 4। ऐसा पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 और 23 है, मेरा वीडियो भी शायद पढ़ा है इंस्टॉलमेंट वाला, देख लेना। तो 20 से 23 हो गया, तो कुल मिला के ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब लोग पहले इसको देख लो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी भी बच्चे को शायद दिक्कत ना हो। किसी का शायद मैसेज भी आया है कि सर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। बाकी अभी मैं देखता हूँ, नहीं तो आज शायद कोई दिक्कत आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पे 23 का स्क्वायर है 30 है, लेकिन किस्त आपको पता है बराबर होना चाहिए। पहला किस्त का कहानी थे, दूसरा किस्त का, किस्त तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 20 से कितना है 23 है, और ये कितना है बच्चे 400 से 529। तो किस्त बराबर होना चाहिए, ये किस्त है और ये भी किस्त है, लेकिन किस्त यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है, तो आपको किस्त को बराबर करना पड़ेगा। किस्त को बराबर करने के लिए यहाँ पे 23 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे कितने का करेंगे 23 का। जब आप 23 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 460 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 529, और ये 400 पहले से है और ये 529। देखो दोनों किस्त बराबर हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो दोनों इंस्टॉलमेंट क्या हो गए बच्चे, बराबर हो गए। अब ये बताइए उधार कितना लिए थे आपने, 460 और 400 दोनों को जोड़ेंगे तो 860 आपका उधार था, और आपने किस्त में 529 चुकाया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं वैसे। तो ये बच्चे कितना आ गया 860 आ गया। ठीक है, तो 20 से 23 था, 400 से इतना, स्क्वायर करते हैं, सॉल्व किए, किस्त बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 23 का गुणा किया है, क्योंकि यह 529 था तो इसको 529 बनाना चाहते थे, 23 गुणा 23 होता है, यहाँ भी 23 का करेंगे तो ये आ गया। अब आप ये बताइए, आपने उधार कितना लिया था, 860 लिया था। तो ये बताओ, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे पहले, ये तो रेशियो में है।
एग्जैक्ट वैल्यू ये बताओ कि आपका किस्त कितने का बना था 5829, और आपका यहाँ पे बच्चे किस्त कितने का है 529। तो आप ये कह सकते हैं क्या 529 जो है रेशियो में वो कितने के बराबर होगा 5819 के बराबर। तो एक रेशियो का मान अगर आप चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5819 बटे कितना हो जाएगा 530। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ 5229 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चे 5290 हो जाएगा। तो सीधा सीधा बच्चे 11 कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा इसको कैसे काटते हैं, ये ट्रिक मैं पढ़ाता हूं, मेरे शॉर्ट्स देखते रहे करो, उसमें मैं डिवीजन का ट्रिक बताऊंगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 11 आ गया। तो ये बताइए आपका उधार कितना था 860 रुपए था, तो 860 आपने उधार लिया था इंटू कितना हो जाएगा बच्चे कितना 11 हो जाएगा, क्योंकि 860 रेशियो था और एक रेशियो का मान 11 है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो 86 6 और ठीक है 86 हो गया, 8 से 14 और 8 1 9 और ये आ गया 9460। तो ये हो गया 9460 बच्चे आपने उधार लिया था, लेकिन आपने चुकाया कितना 11638। माइनस कर दो, इतने का ही ब्याज आपका लगा है। 8 हो गया और 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, 5 है तो 4 1 5 हो गया, 9 2 11, तो 2128 रुपया का बच्चे 2178 रुपया का आपका क्या लगा है बच्चे ब्याज लगा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने थोड़ा आराम से बताया है। वैसे ये सारी चीजें जो है बच्चे मैंने कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो उन्हीं का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। एक्चुअली क्या थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास आपके लिए। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सेकंड क्लास में बच्चे इसके इसी का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बच्चे आप लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बचे हुए क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में करा दूंगा, मतलब कल करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।